Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start a very fresh topic, which is essay writing. So before starting the session, I'd like to welcome you all in Sri Ram Academy, and I hope that you all are taking care of your health. Also you all are taking care of cleanliness around you. Today we are going to start a very fresh topic, essay writing, as per our exam preparation. जैसे कि आप लोग को मालूम है that your examination timetable is out. You are provided timetable for your half yearly examinations. तो अब हमें क्या करना है, we should have to quick revise everything, right? तो for the quick revision of every topic, I'm going to conduct some classes regarding question answers, grammar section also, regarding writing section also. तो if you have any doubt, अगर आपको कोई भी doubt है, you can contact me, you can comment me, you can tell me, you can comment me any doubt इन डिजिटल क्लासरूम. ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग. और ये जो है ये ऑब्वियसली आप लोग हमेशा लिखते आए हैं, बट right now you are going to attend senior most classes. Now you are joined in senior most classes. तो एक चीज़ दिमाग में रखना है that अभी तक हम लोग क्या करते थे, we used to learn wonders of science and we used to learn lot of repetitive essays like wonders of science कर लिया, APJ अब्दुल कलाम कर लिया. एंड तो ये जो होता था ये मोनोटोनस होता था बिल्कुल, कि हमने वो रट लिया है, पर वो रिपीटेटिव हो जाता है क्योंकि. तो रिपीटेटिव के साथ साथ में तो अब हमें क्या करना है, हमें वो मोनोटोनस रिपीटेटिव जो अभी तक हम बोरिंग और चीज़ें लर्न करते हुए आए हैं उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्राई. हमें ट्राई करना है कि हम खुद से लिख सकें. ओके, तो ऐसे राइटिंग की जो फर्स्ट स्लाइड मैंने लगाई है विच इज़ आउटलाइन ऑफ द ऐसे, कि हमें सबसे पहले वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट ऐसे व्हाट वी हैव टू डू, हमें आउटलाइन समझनी होगी. लेकिन उससे भी पहले ये आउटलाइन है जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. तो दिस इज़ आउटलाइन ऑफ आवर डिस्कशन. तो फर्स्ट वन इज़ ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऐसे. ये वर्ड ऐसे जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ऐसे है क्या, उसकी डेफिनेशन, व्हाट कैन एन ऐसे से, वो जो ऐसे है वो कहता क्या है, ठीक. उनके 3 बेसिक टाइप्स कौन से होते हैं, 6 पार्ट्स ऑफ एन ऐसे कौन कौन से हैं जो हमें वो लिखने होंगे, फिर वेयर शुड यू स्टार्ट, whom should you read and what is the most important things. ये चीज़ें हम इस स्लाइड शेयर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स जस्ट रेडी एंड स्टार्ट अवर टॉपिक. गेट सेट एंड गो. तो सबसे पहले मैंने देखा ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऐसे, राइट. तो फ्रॉम ऐसे ही, फ्रॉम फ्रेंच टू टेस्ट और अटेम्प्ट, ये जो फ्रेंच वर्ड है ऐसे, इसका ये फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली जिसमें ऐसे ही होता है, और ऐसे ही का मीनिंग है टेस्ट करना और अटेम्प्ट करना. ओके, तो फर्स्ट नोन यूज 14th सेंचुरी. द वर्ड ऐसे इज फर्स्टली यूज्ड इन 14th सेंचुरी एंड फर्स्ट अपीयरेंस जुहित्सु, अ जेनर ऑफ प्रोज राइटिंग इन जापानीज लिटरेचर. और सबसे पहले यूज़ किसने किया था, सबसे पहले यूज़ किया था फर्स्ट अपीयरेंस जुहित्सु, अ जेनर ऑफ प्रोज. प्रोज राइटिंग क्या होती है ये मैं बता देती हूँ. जब हम बात करते हैं लिटरेचर में इंग्लिश में राइटिंग सेक्शंस की, तो राइटिंग सेक्शंस में देखिए क्या क्या होता है. एक हो गया पोइट्री राइटिंग जिसको हम कहते हैं पोयम. फिर फिक्शन होता है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े से प्लेज होते हैं, बुक्स होती हैं. फिर प्ले होता है, तो फिक्शन हो गया, प्ले हो गया, और ये क्या कहते हैं पोइट्री. तो 3 तरीके की चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होगी कि पहला तो हो गया हमारा पोइट्री राइटिंग, फिर हो गया फिक्शन, और हो गया नॉन फिक्शन. तो ये जो नॉन फिक्शन होते हैं ये प्रोज होते हैं, यानी जो भी चीज़ें प्ले को छोड़ करके, पोएम को छोड़ करके, ठीक है, और ड्रामास को छोड़ करके जो आपका बचा हुआ सेक्शन है, इट कैन बी एनी स्टोरी, इट कैन बी एनी ऐसे, ये सब कहलाते हैं प्रोज. तो प्रोज राइटर्स अलग होते हैं, पोएम राइटर्स अलग होते हैं. तो जुहित्सु जो है वो प्रोज राइटिंग इन जापानीज लिटरेचर में थे, यानी जापानीज लिटरेचर में वो प्रोज लिखा करते थे. और आई मीन टू फॉलो एंड ब्रश, ओरिजिनली फ्रॉम चाइनीज मीनिंग टू फॉलो ब्रश, ठीक है. तो ऐसे का मतलब होता है ब्रश को फॉलो करना. हेयर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऐसे व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड नो अबाउट टू फॉलो द ब्रश टर्म का क्या मीनिंग है. इसका मीनिंग ये है दैट यू आर प्रोवाइडेड अ टॉपिक एंड यू हैव टू राइट समथिंग which follow the terms and policies or to follow the brush. तो from essay, from French to test or attempt,
ऐसे का जो फ्रेंच में मीनिंग होता है वो होता है टेस्ट और अटेम्प्ट करना, यानी चीज़ों को अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करना मतलब क्या होता है? अटेम्प्ट करना मतलब होता है उसके बारे में लिखना या उसके बारे में बताना। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये ऐसे, ये मैंने जो बताया वो क्या था? डिस्कशन अबाउट ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऐसे। वर्ड जो ऐसे है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ उसका, उसके बारे में था। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ एन ऐसे। ये ऐसे क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट टेल्स अ पर्सन्स थॉट्स और ओपिनियंस अबाउट अ सब्जेक्ट, राइट। तो ये क्या है? शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग जो किसके बारे में बताएगा? पर्सन के थॉट्स, ओपिनियंस, ऑफकोर्स उनकी जो इन्फॉर्मेशन है। इट कैन बी ओपिनिएटिव इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी एनी रीडेबल इन्फॉर्मेशन। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? हो सकता है शायद हमने उस बारे में कहीं पढ़ा हो फिर हम लिख रहे हो सकता है कि वो फैक्ट हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, उसके बारे में हम थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिख रहे हैं, अपने थॉट उसमें मिक्स करके लिख रहे हैं। हो सकता है वो दूसरी कौन सी हो, फैक्चुअल हो गई, और फिर उसके बाद में हो गई इमेजिनेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल इमेजिनेटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। इमेजिनेटिव इन द सेंस इट कैन बी दैट व्हाट अदर पोएट्स, व्हाट राइटर थिंक, व्हाट ऑथर थिंक अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक। किसी टॉपिक के बारे में ऑथर क्या सोच रहे हैं ये भी हो सकता है, अपने खुद के थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो थॉट्स ऐसे नहीं हो सकते कि आप अपने थॉट्स लिखें, नो, इट शुड बी थॉटेबल, इट कैन बी इमेजिनेटिव, इट कैन कंक्लूड इमेजिनेटिव थॉट्स, बट स्टिल इट हैव टू बी फैक्चुअल, मतलब वो फैक्चुअल भी होनी चाहिए। फिर क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोज राइटिंग दैट एम्स टू से समथिंग। अब इसका एम क्या होता है? कुछ कह जाना, मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में इफ़ यू आर गोइंग टू राइट essay on any particular topic, it simply means that you have to say something, you have to deliver a press on the viewers, and मतलब कि हमें क्या है, वो जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं या जो चीज़ें हम लिख रहे हैं, जो बातें हम लिख रहे हैं, इट शुड बी प्रेसिंग। ये ऐसी होनी चाहिए जो व्यूअर या रीडर को प्रेस करे, मतलब उसके दिमाग को प्रेस करे, एंड 2-3 मिनट के लिए सही मगर उनका जो ध्यान है वो उस टॉपिक के लिए जो है वो ड्रॉ करे, मतलब उनका अटेंशन जो है वो उस टॉपिक पर ड्रॉ हो, ठीक है। तो ये ऐसे है। फिर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोज राइटिंग दिस एम्स टू से समथिंग दैट आई डिस्क्राइब्ड बिफोर। फिर अब देखते हैं हम लोग व्हाट कैन एन ऐसे से। ऐसे कहता क्या है? कंट्रोवर्शियल स्टफ विद प्रूफ। अब मैंने पहले ही बताया दैट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैन बी इंक्लूडेड। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम इसमें इंक्लूड करेंगे, और फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है उसी को अपन कह दे रहे हैं स्टफ, यानी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, ऐसा भंडार जिसमें प्रूफ भी हो और कंट्रोवर्सी भी हो। कंट्रोवर्शियल भी कई बार ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी राइटर ने या किसी ऑथर ने, किसी एडिटर ने अपना कोई पर्सनल विचार लिख दिया उस टॉपिक के बारे में, है ना। तो जब वो पर्सनल विचार लिख देंगे तो क्या होगा कि सामने वाले जो रीडर्स हैं वो बहुत सारी मेजोरिटी है उन रीडर्स की, वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे, तो इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो। कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब होता है कि अगर कोई भी बात हुई और उसे कोई उससे सेटिस्फाई ना हो, है ना, उसे अग्री ना करे, तो एक हो जाती है कंट्रोवर्सी, एक बात का बतंगड़ बन जाना, तो वो कंट्रोवर्सी होती है। फिर इट कैन से एंड पोर्ट्रे स्टोरीज अननोन टू अस। ये बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बताते हैं जो हमें नहीं पता होती। दैट यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बी अ लिटिल पर्सनल, ठीक है। ये कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे के बारे में हैं कि अपनी पर्सनल, थोड़ा सा पर्सनल रहे ऐसे लिखते वक्त। एंड दैट यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, यानी ज़रूरी नहीं कि जो रट्टा मारा है वही लिखें। यू कैन ऑल्सो राइट आउट ऑफ द बॉक्स, बट स्टिल इट शुड बी मीनिंगफुल। वो आउट ऑफ द बॉक्स हो चलेगा लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीन्स द थॉट शुड बी मीनिंगफुल, द थॉट शुड बी इमेजिनेटिव, द थॉट शुड बी रिमार्केबल, शुड बी लुलू टू अंडरस्टैंड, कि कैसे वो रिमार्केबल होना चाहिए कि सामने वाले का ध्यान अट्रैक्ट हो, यानी मतलब खिंचे, तो अट्रैक्टिव होना चाहिए डेफिनेटली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ऐसे। कौन से हैं ये 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एसेस? डिस्क्रिप्टिव, ओपिनिएटेड एंड नरेटिव। अब डिस्क्रिप्टिव तो हो गया, ओपिनिएटेड को हम आर्ग्यूमेंटेटिव भी कहते हैं, नैरेटिव को हम पर्सनल ऐसे भी कहते हैं। नैरेटिव एसेस वो होते हैं जो इंसिडेंट्स अपनी खुद की, साथ में कोई इंसिडेंट्स हुआ हो तो यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब एनी इंसिडेंट थ्रू योर ओन वर्ड्स एंड इन अ ऐसे फॉर्म, तो वो ऐसे कहलाता है। और जो वो इंसिडेंट्स जो वो पर्टिकुलरली एक किसी सिचुएशन को या एक किसी थॉट को या एक किसी चीज़ को इंडिकेट करेगा, उस पर वो पूरा ऐसे नरेट होगा, ठीक है। अब
हम देखते हैं कि अच्छा, नाउ एज आई हैव अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हम लोग जो है ना बहुत सारे ऐसे निमोनिक टेक्निक्स का यूज़ करके वी कैन लर्न इट, है ना। तो कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं? आई हैव ऑल्सो टेकन अ निमोनिक टेक्निक फॉर यू गाइज टू लर्न द बेसिक टाइप्स ऑफ ऐसे, एंड आई होप दैट यू, what is the mnemonic for learning the name of 3 basic types of essays? कौन से हैं वो mnemonic? I hope that you guys guessed it, है ना। कैसे guess किया हो? I may be, yes you guessed it right. तो it is dawn. You can learn the types of essays on the basis of dawn with the help of dawn mnemonic technique. How? dawn, D for descriptive, O for यहाँ पर दिया था पहले ही, एक बार टाइप्स देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं निमोनिक टेक्निक्स। ओके, तो ये रहा 3, डिस्क्रिप्टिव, ओपिनिएटेड एंड नरेटिव, DON, डॉन। तो आई हैव टेकन अ निमोनिक टेक्निक फॉर यू गाइस कि ये डॉन के थ्रू हम लोग लर्न कर सकते हैं। DON डॉन, D फॉर डिस्क्रिप्टिव, O फॉर ओपिनिएटेड, नरेटिव, N फॉर। ओके, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये डॉन हो गया, कौन कौन से ऐसे हो गए? डिस्क्रिप्टिव, ओपिनिएटिव एंड नैरेटिव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एसेस कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव, ओपिनिएटिव एंड नैरेटिव। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा समझा देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, इवेंट, प्लेस, प्रोज एंड कॉन्स, लाइक्स और डिसलाइक्स। डिस्क्रिप्टिव जो है वो होते हैं, जैसे हमने कह दिया पोल्यूशन पर ऐसे, ठीक है, वंडर्स ऑफ साइंस पे ऐसे, ह्यूमन एंड सिविलाइजेशन पर ऐसे। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ऐसे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या बताएंगे? सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि वी आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर फेसिंग पोल्यूशन, एक्सेसिव इंक्रीज इन पोल्यूशन, ये हो गया। उसके साथ साथ हम इवेंट डिस्क्राइब करें अगर तो, प्लेस को डिस्क्राइब करें तो, और चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स बताएं तो। ना व्हाट इज प्रोज एंड कॉन्स? प्रोज एंड कॉन्स होते हैं उनके जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। वैसे ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या होते हैं? द थिंग्स जो राइटर है, ठीक है, तो द थिंग्स दैट लाइक बाय राइटर एंड द थिंग्स दैट डिसलाइक बाय द राइटर्स। ये मतलब अपन प्रोज कॉन्स की बात करें ना तो लाइक्स डिसलाइक्स उसमें ही आ जाएगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यानी अगर किसी कॉइन के 2 पहलू कह सकते हैं ना, एक अच्छा और एक बुरा, तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा। फिर हम देखते हैं ओपिनिएटिव ऐसे में। ओपिनिएटेड ऐसे में, ओपिनिएटेड ऐसे क्या है? ओपिनिएटेड ऐसे क्या है? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। पर्पस और डेटा टेबल टॉपिक यूजिंग कॉज एंड इफेक्ट, यूजिंग लॉजिक, कम टू अ कंक्लूजन। ओपिनिएटेड ऐसे जो हैं वो एज पर इट्स नेम यू कैन कंक्लूड द एंटायर डेफिनेशन ऑफ ओपिनिएटेड ऐसे, कि उसका नाम जो कह रहा है वो ओपिनिएटेड, यानी किसी का ओपिनियन। ऐसे में जब ओपिनियन हो और आर्ग्यूमेंट हो, आर्ग्यूमेंट कैसे? सपोज मान लो कई बार ऐसे भी आते हैं, जैसे एक बैकन का ऐसे है, बैकन्स ऐसे, तो उसमें क्या होता है? ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, ये ऐसे का नाम है, ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ऐसे जहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ डिस्क्राइब की है कि जो इंसान होता है उसके कंसाइन, यानी पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। बैकन का ऐसे है ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स। अब क्या है कि ये जो ऐसे है ये क्या बताता है कि कैसे इंसान अपने ही कंसाइन से झूठ बोलता है और अपने आप को ही दिलासा देता है कि उसने कुछ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है अम्ब्रेला का, जिसमें इन्होंने एक इंसिडेंस बताया था कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि क्या ये सही है। ठीक है, हम एक तरफ दिखा देते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे इज़ ऑल अबाउट रियलिटी, ये सच्चाई के बारे में है। रियलिटी कैसे? कि हर बार हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लेती हूँ, थोड़ा सा फ़नी है बट यू विल एंजॉय इट। ठीक है, तो ये फ़नी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने जानबूझकर किसी की ऐसे छतरी या फिर कोई चीज़ उठा ली। ठीक है, हमने वो चीज़ उनकी उठा ली। अब नाउ वी नो दैट वी आर डूइंग इट, हमें ये पता है दैट वी आर डूइंग इट, बट स्टिल व्हाट वी बिहेव लाइक। तो फिर हम बिहेव कैसे करते हैं? हम बिहेव करेंगे अपने कंसाइन को समझाने के लिए कि वो गलती से हो गया था मुझसे, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। बट द एंटायर थिंग इज़ कि हमें इंटरनली पता है दैट वी आर डूइंग रॉन्ग, है ना। हमने वो जानबूझ
जानबूझ कर किया था। कई बार ऐसा होता है दैट वी यूज़ टू गेट एनी पेन, किसी और की पेन है, हमने वो पिक कर ली, वी यूज़ टू पिक द पेन, और उसके बाद उस पेन को हम रख लेते हैं अपने बैग में। अब हमें ये पता है दैट दिस पेन डजंट बिलोंग्स टू अस, है ना, ये हमारी नहीं है, बट स्टिल वी डू इट, हम फिर भी वो करते हैं। और फिर दूसरे दिन जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं घर पे, तो हम क्या कर देते हैं कि दूसरे दिन अगर हमें पसंद नहीं आए तो वी यूज़ टू रिटर्न टू आवर फ्रेंड्स, राइट। तो जिसकी वो पेन थी वो हम दूसरे दिन उसको रिटर्न करेंगे, और उस वक्त हम कैसे प्रिटेंड करेंगे कि ये पेन जो है ये मेरी नहीं थी, ये आपकी थी, वो गलती से मेरे पास चली गई थी। बट द रियलिटी इज़ वी वर नोन अबाउट इट, हमें ये पता था, पहले से ही पता था कि ये पेन जो हम ले रहे हैं ये गलत है और ये किसी और की है। स्टिल हमारा जो लालच था, ग्रीड था, उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम वो पेन लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसाइन। सो सिंपली ये जो ऐसे मैंने आप लोगों को बताया कि बैकिन का जो ये ऐसे था, ये बहुत ही प्यारा ऐसे है, एंड एज अ ऐसे राइटर आई जस्ट लव फ्रांसिस बैकन बिकॉज ये वो चीज़ों को बड़े ही रियलिटी के साथ में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। इनकी जो बैकन की जो एसेज होती हैं उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब होता है नेचुरलिस्टिक, राइट। नेचुरलिस्टिक मतलब कि वो इंसिडेंसेस को और थॉट्स को इतना कीनली ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको बड़े ही सिंपल वर्ड्स में, मगर थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स तो होते हैं लेकिन वो रिपीटेटिव भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो सेम वर्ड को रिपीट कर करके और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करते हैं सेंटेंसेस को। तो ये हो गया ओपिनिएटेड ऐसे। उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था उस पूरे ऐसे में, जैसे कि कोई भी अगर ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स मैंने बताया था ना, आप टोल्ड यू दिस टॉपिक ऑफ ऐसे कौन सा था वो, ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स। हाँ, तो ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स जो है ये बताया था। तो इसमें उन्होंने ये चीज़ जाहिर की है, इफ़ यू रीड द ऐसे एंड यू विल डेफिनेटली गेट दिस ऐसे मे बी इन 11th क्लास और 12th क्लास, इट मे बी पॉसिबल। तो ये चीज़ बताई है उन्होंने, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ओपिनिएटेड ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में देखो पहले ही, क्योंकि एज पर इट्स नेम मैंने ओपिनिएटिव बताया, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसेस। तो ये भी एज पर इट्स नेम बहुत आसान है। कैसे? आर्ग्यूमेंटेटिव का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, अगर कोई भी एक टॉपिक है, यू हैव टू, मैंने कह दिया कि मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ, ठीक है, आई बिलीव इन को एजुकेशन, मैंने ऐसा कह दिया, एंड जो मुझे सुन रहा था या फिर जो सामने है, ही और शी विल एक्ट अगेंस्ट इट। उन्होंने कह दिया नहीं, वी डिसएग्री विद इट, है ना, हम बिल्कुल भी इस बात से अग्री नहीं करते। तो जब ये चीज़ हुई तो एक जो सिचुएशन बनी वो बनी आर्ग्यूमेंट की, राइट। तो वो ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स शो करें, जो बातें हमेशा से चलती आई हैं, चाहे वो एथिक्स हों, हमारे पुराने बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशंस हों, कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस थॉट्स हों, वो चीज़ हमेशा से चलती आई है। बट नाउ द पर्सन हु इज़ राइटिंग ऐसे डज नॉट अग्री विद इट, ठीक है। लेकिन अब उस बात पर वो जो ऐसे लिख रहा है एसेइस्ट, वो अग्री नहीं करता। तो वो क्या करेगा, वो पुरानी बातों को वहाँ पर एक्सप्रेस करेगा और उसके मतलब साथ में अपना विचार जो है उसको इस टॉपिक को लेकर के, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के उस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा। तो व्हाट वी विल सी अ कोलैबोरेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, है ना। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये होगा किसमें, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस में। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट नैरेटिव एसे। व्हाट आर नैरेटिव एसेस एंड पर्सनल एसेज। ये जो नैरेटिव एसेज हैं और पर्सनल एसेज हैं, एज पर इट्स नेम पर्सनल का बात ही समझ में आ गया होगा। यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस आई पर्सनल ओपिनियंस आर गिवन। तो ये चीज़ होती है कि हम ज़्यादातर अपने ओपिनियन वहाँ पर दे सकते हैं, कहाँ पर, पर्सनल एसेज में, कि हमारे साथ ऐसा हुआ, यू कैन डिस्कस योर ओन इंसिडेंट्स ऑफ कोर्स, और आई वुड लाइक टू से, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। वॉट आई बिलीव, ठीक है, वॉट आई कीनली ऑब्जर्व्ड, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, एज पर माई बिलीव, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ें हम उसमें लिख सकते हैं। यू कैन कंक्लूड आई, पर्सनल प्रोनाउन आई, इन नैरेटिव एंड पर्सनल ऐसे, ठीक है। चलिए, ये जो थे ये टाइप्स थे, 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ऐसे। नाउ लेट्स जस्ट शॉर्टली डिस्कस अबाउट द 6 पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। कोई भी ऐसे है तो उसके 6
पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। अब ये पार्ट्स क्या हैं ये भी बात समझना होगा। ये नहीं है कि वो 6 टाइप्स हैं और ये 6 पार्ट्स हैं तो दोनों मिला के हो गए, नो ना, दिस इज क्वाइट डिफरेंट, ओके। वो 3 पार्ट टाइप्स थे और ये जो हैं ये पार्ट्स ऑफ एन ऐसे हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर आप ऐसे लेते हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हाट दैट यू ऑब्जर्व इन दैट पर्टिकुलर ऐसे, दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन आई, 6 पार्ट्स ऑफ ऐसे आई, और वो आई होता है इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, थीसिस जिसको अपन कहते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लेती हूँ। वेन एवर वी यूज टू टेक एनी बुक, कोई भी हम बुक लेते हैं, ठीक है, फिर हम कोई भी बुक लिए, हमने उसको पढ़ने से पहले देखा व्हाट वी गेट देयर विल बी कंटेंट्स इन अ फ्रंट पेज ऑफ द बुक, है ना। तो वो कंटेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी होते हैं, वो थीसिस होते हैं, वो ये बताते हैं दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द एंटायर बुक। और इसी तरीके का इसमें भी स्टेटमेंट्स और इसमें भी हमको पैराग्राफ मिलेगा। फिर टॉपिक स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट की बात करें तो टॉपिक जो है वो हमें, ये मैंने पैराग्राफ राइटिंग में भी बताया कि टॉपिक स्टेटमेंट जो हैं और थीसिस स्टेटमेंट जो हैं वो हमें बहुत ही चुनिंदा यूज़ करने हैं, सेलेक्टिव सिंपल वर्ड्स में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के चक्कर में मीनिंग उसका रॉन्ग नहीं करना है। फिर आया बॉडी पैराग्राफ जो अपन लिखेंगे बाकी अलग अलग से टॉपिक्स। बॉडी पैराग्राफ यानी जो मेन इंट्रोडक्शन के बाद हमें अगर कोई बात बतानी है किसी टॉपिक के बारे में तो वो बॉडी पैराग्राफ में आएगा, कुछ अदर चीज़ें लिखनी है वो बॉडी पैराग्राफ में आएगा, कुछ बिलीव्स लिखने वो बॉडी पैराग्राफ में आएगा। फिफ्थ पॉइंट विल बी कंक्लूडरी पैराग्राफ। व्हाट इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ? कंक्लूडिंग, डेफिनेटली कंक्लूडरी जो है वो कंक्लूजन वर्ड से बना, और कंक्लूडरी में जो हमने फर्स्ट टू लास्ट लाइन अब तक डिस्कस किया, जो भी बातें बताई, तो उसको हम थोड़ा सा बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और बहुत शॉर्टली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो कंक्लूजन आएगा, ठीक है। रीस्टेटमेंट ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट जिसको कह सकते हैं। फिर लास्ट स्टेटमेंट इज एन आई, जो ये लास्ट स्टेटमेंट भी आई होगा, वो भी कंक्लूजन ही होगा। चलिए आगे देखते हैं 6 पार्ट्स ऑफ एन ऐसे, जो मैंने अभी बताया उसको भी अपन थोड़ा डीप में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई एन क्यूट सिंपल इंट्रोडक्शन, अ जनरल बट नाइसली क्राफ्टेड स्टेटमेंट। अब पहला जो सेंटेंस होगा वो अपन कहते हैं ना, एक जो बात है, एंड आई ट्रूली बिलीव ऑन इट दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जो इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे लिख रहे हैं, बहुत बच्चे लिखते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग लिखते हैं, मगर चेक जो है वो कुछ का ही ऐसे बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाला होता है। इट मीन्स कि अगर हमारा लैंग्वेज, अगर हमारे स्टेटमेंट्स थोड़े भी इफेक्टिव हैं तो the teacher is going to read entire paragraph and the teacher is going to read entire essay, the teacher is going to be impressed and the teacher will give you more and more marks if you are writing very effective and very impressive lines and statements in essay writing। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट इज एन आई। क्यूट सिंपल इंट्रोडक्शन तो लिखना है, जनरल इंट्रोडक्शन लिखना है, मगर नाइसली क्राफ्टेड स्टेटमेंट के साथ। नाइसली क्राफ्टेड मतलब उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े ही प्यार से लिखे होने चाहिए, बहुत ही अच्छी मीनिंग दे रहे हों। फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आते हैं, थीसिस अ लिटिल टेस्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड, टॉपिक स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट। लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ समझ में आ ही गया होगा। टॉपिक स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट में क्या है, लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, एंड the statement you will restart later the conclusion। अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पर हमें जो हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा था उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन हमने लिखा, जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा, उसकी हम बात कर रहे हैं। और वो जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, वो लास्ट स्टेटमेंट को ही हमें डिफाइन कर देना है आने वाले पैराग्राफ में। अब हम वो जो लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे उससे रिलेटेड होना चाहिए हमारा आने वाला पैराग्राफ, या फिर उस लास्ट लाइन का जस्टिफिकेशन होना चाहिए हमारा आने वाला पैराग्राफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये 6 पार्ट्स में जो बॉडी पैराग्राफ है, बॉडी इज द स्पेस वेयर यू एक्सपेरिमेंट बाय गिविंग योर ओपिनियंस, आइडियाज और जस्टिफिकेशन। बॉडी मेन क्या है, अपनी जस्टिफिकेशन, उस टॉपिक से आप कितने सहमत हैं, ठीक, अपना ओपिनियन, ये सब अपन वहाँ पे लिख सकते हैं। आइडियाज़, अगर कोई वो
प्रॉब्लम है या फिर कोई क्राइसिस है, तो यू हैव मच ब्यूटिफुल आइडियाज़, यू हैव मैनी ब्यूटिफुल आइडियाज़ टू एक्सप्रेस हियर, यू कैन गिव योर ओन आइडिया, यू कैन गिव योर ओन ओपिनियन, हाउ कैन यू रिजॉल्व विद द प्रॉब्लम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर मिलेगी. फिर हम देखते हैं प्रो आइडिया 1, प्रो आइडिया 2. फिर cons, refutation, these are the opinions of others that you disagree with. You must clearly specify these opinions if you are refute them convincingly. Conclusion, appellum them. Okay, तो अब क्या है, when you see the link. Okay, so now what we see, we will see the opinion justification. सो वॉट एग्जैक्टली वी हैव टू राइट इन बॉडी. बॉडी में हम लिखेंगे ओपिनियन अपना, उस ओपिनियन को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है. तो फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं ओपिनियन प्लस लॉजिक प्लस जस्टिफिकेशन. अगर हमारा कोई ओपिनियन है तो वो लॉजिकल होना चाहिए, हवाई नहीं होना चाहिए, और वो लॉजिक को हमें जस्टिफाई करना है. ओपिनियन, लॉजिक, जस्टिफिकेशन और उसके साथ साथ में एग्जाम्पल, ठीक है. फिर हाउ मेनी पैराग्राफ्स इन द बॉडी. अब 300 वर्ड्स ऐसे कैन बी 2 to 3 पैराग्राफ. अगर हम 300 वर्ड्स ऐसे की बात कर रहे हैं तो 2 to 3 पैराग्राफ हमें लिखना है 300 वर्ड्स में. बट व्हाट विल आई सजेस्ट यू गाइज दैट आप एक काम करेंगे कि whenever I am talking about 150 words, तो 150 words में you should write 2 pages, right? फिर likewise for 600 and 700 word ऐसे 6 paragraphs will do. तो ये तो अलग ही बात है. ओके, नाउ फॉर पॉपुलर. अब मैंने जब आपको सबसे पहले ये स्टार्ट किया था, when I started the session I've told you about कि मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ऐसे तो लिखना है, ऐसे पढ़ना है. अब ऐसे लिखने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ है नॉलेज. और वो नॉलेज है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, सेंटेंसेस पता होने चाहिए, आपको विकैबुलरी पता होनी चाहिए. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस अबाउट विकैबुलरी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ग्रास्प मोर एंड मोर वर्ड्स टू इम्प्रूव योर विकैबुलरी, व्हाट यू हैव टू डू इज, मैंने पहले भी बताया, यू शुड लर्न 2 or 3 वर्ड्स इन अ डे सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर vocabulary. और फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस मेकिंग की. तो इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेंटेंस मेकिंग, यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेंटेंसेस इन अ डे. जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए. फॉलो द रूल्स, फॉलो द प्रैक्टिस लेक्चर्स. मैंने जो भी प्रैक्टिस लेक्चर्स दिए सेंटेंसेस के, गो विद इट एंड देन ओनली यू कैन इम्प्रूव द राइटिंग इफ़ यू वांट टू. अगर आप ये सोचेंगे कि बैठे बैठे चीज़ें हो जाएंगी तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. और करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इम्प्रूव. अगर नहीं करनी है तो फिर बस वही है कि 12th तक भी हम रटते आए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, ये जितने भी हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, इनफैक्ट पीजी वीजी भी हम क्या करेंगे, रट के कर लेंगे. बट इफ़ यू गाइज डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो द एंटायर रट्टाफिकेशन इज गोइंग टू बी इन अ डिच, इन अ डंप यार्ड. ओके, चलिए ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि क्या करना है. whom should you read, ये टॉपिक था एक. तो हम बताते हैं अभी कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है. मैंने वहाँ पर कुछ एसेइस्ट के नाम लिखे हैं. आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू. ये देखिए, सबसे पहले फ्रांसिस बैकन का ही नाम है. फ्रांसिस बैकन इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ एसेज बिकॉज ही इज सो मच इनिशिएटिव, ही इज सो मच इनोवेटिव, ही इज़ वेरी perfect whenever he write any sentences, he is very witty whenever he write any sentence. तो ये जो है फ्रांसिस बैकन ही थे. फिर बर्ट्रांड रसेल भी जो है वो अनपॉपुलर एसेज लिखते थे. माइकल डी मोंटेन एसेज वो भी लिखते थे. फिर शेन शनागोन, फिर ये भी द पिलो बुक. उनके ये कुछ लास्ट में जो दिए हुए हैं वो क्या है, द एसे इज़ अ कलेक्शन. फ्रांसिस बैकन का जो है ना वो कलेक्शन है द एसेज. और ये कलेक्शन ऑफ कलेक्शन है, मतलब ऑफ एक्सपेंसेस, ऑफ बॉन्ड ऑफ लव, ऑफ लाइफ, ऑफ नेचर, ऑफ बॉन्ड इन, ये कुछ तरीके के कर करके बहुत सारे जो कलेक्शंस हैं जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं बहुत अलग अलग टॉपिक में. ओके, सो आई होप दैट यू एन्जॉयड द सेशन. ऑल्सो रीड दैम. ये भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर सजेस्ट की हैं. यू कैन ऑल्सो गो विद इट टू गेट मोर एंड मोर ब्यूटिफुल विकैबुलरीज. और सबसे ज़्यादा तो विकैबुलरी इम्प्रूवमेंट का यही एक वो है तरीका, that go and learn a single word in a day and also used to learn synonym and antonym of that particular word. तो वो एक सिनोनिम या एक एंटोनिम लर्न करेंगे, यू विल डेफिनेटली लर्न 4 or 5 वर्ड्स इन अ डे. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. अगर आप एक महीने में भी आप कुछ 3-3, 5-5 वर्ड्स एक दिन में पढ़ते हैं तो यू कैन ओनली गेट आइडिया, द एग्जैक्ट आइडिया, एक्यूरेट आइडिया कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं. ओके, चलिए ये एक कुछ टॉपिक्स हैं
जो क्वालिटी जो है वो होना चाहिए ऐसे में। पहली चीज़ है ब्रेविटी। ब्रेविटी जो है वो बहुत ही प्यारा वर्ड है एंड ये वर्ड मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि ब्रेविटी का मतलब होता है प्रिसाइज का मीनिंग क्या है? इन अ शॉर्ट। तो ब्रेविटी इज precisely, it means in a short, write the things in short. As I have told you in every lecture of writing section, whenever I discussed any writing activity, I told you कि कभी भी complex sentences और complex language का use नहीं करना है. What we have to do is we should use a very simple language whenever we are writing. फिर आया clarity, तो thought clear होने चाहिए. फिर precision भी वही चीज़ है, don't be too broad, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है. You should write exact and accurate. अब ये देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने लिए हैं पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ में. व्हाट मेक्स अ बैड टॉपिक सेंटेंस, राइट? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो टॉपिक को या फिर ऐसे को या पैराग्राफ को बुरा बना देते हैं. तो डोंट यूज फैक्ट्स एज टॉपिक सेंटेंसेस. ओके, टॉपिक सेंटेंसेस क्या हैं? टॉपिक सेंटेंसेस बेसिकली जो टर्म्स हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था दैट फर्स्टली वी हैव टू यूज इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ओरिजिन अगर हम लिखना चाहते हैं, फिर उसके बाद इफेक्ट्स एंड डिफेक्ट्स, ये भी लिख सकते हैं. फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं मेन जो मेजर्स होने चाहिए, ये सब अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेजर्स शुड बी टेकन. फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, है ना. ये टॉपिक्स लेते हैं ना हम लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10 जितने भी हैं, तो ये हम लेते हैं. तो हमें क्या करना है, वो जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं उसको फैक्ट, वहाँ पर हम फैक्ट नहीं लिख सकते. What we should take as a topic, we should take a very precise and very interesting term, also very beautiful term, in order to attract the readers, in order to attract the reader's mind. अगर reader की eyes उसमें attract नहीं होती हैं, अगर वो उसको नहीं अच्छा लगता वो, तो वो पढ़ेगा भी नहीं शायद. ठीक है, चलिए. अब यहाँ पे लास्ट में मैंने एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है दैट व्हाट वी शुड अवॉइड व्हेन एवर वी आर राइटिंग, है ना. जब हम लिख रहे हैं तो हमें क्या अवॉइड करना है? डोंट राइट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये वर्ड हमको नहीं लिखना है. मोस्टली अवॉइड दिस काइंड ऑफ statements, these kind of phrases. Okay, so in this way we have completed our today's session, and I hope that you all are you all enjoyed the session. Also आप लोग notes बना रहे हैं, and I hope that you guys are also preparing for examination in a hard manner. और एक चीज़ याद रखें बिल्कुल कि notes बनाएं properly. Also practice all the things what you are provided in the last days of the examinations. जो भी revision होगा, take that revision seriously and work harder, study well, take care of yourself, maintain cleanliness around you.